हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल योर बीएससी गाइड। आज के इस वीडियो में हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स के यूनिट नंबर 5 को पढ़ेंगे, जिसका नाम है इंटरफेरेंस। स्टूडेंट ने बहुत ज़्यादा डिमांड की कि उनका पहला पेपर फिज़िक्स का है, तो जल्दी से जल्दी कंप्लीट करा दिया जाए कोर्स। तो मैं उन्हीं की डिमांड पे ही जो सारे मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट है उसको तो मैंने डिटेल में पढ़ा ही रही हूँ, साथ ही साथ मैंने और भी यूनिट को भी पढ़ाना स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं आप लोगों के लिए यूनिट नंबर 5 लेकर के आई हूँ, जिसका नाम है इंटरफेरेंस, जो कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और आज उसका क्लास नंबर 1 है। और मैं आप लोगों को फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स थर्ड सेमेस्टर के लिए पढ़ाती हूँ, पूरा का पूरा कोर्स कराती हूँ। मैंने बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिज़िक्स की प्लेलिस्ट बना दी है, जिसमें मैंने सिलेबस करा दिया है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट, चैप्टर और टॉपिक वाली वीडियो में आप लोगों को बता भी दिया था कौन सा यूनिट मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। जैसे कि यूनिट नंबर 5 काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, यूनिट नंबर 1, 2, 3 भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिसका डिटेल लेक्चर भी मैं आप लोगों को दे चुकी हूँ और प्लस 1 शॉट वीडियो भी मैंने आप लोगों को प्रोवाइड कर दी है। यूनिट 1 से लेकर के यूनिट 8 तक के सारे यूनिट के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, चाहे वो सब्जेक्टिव क्वेश्चन हो चाहे एमसीक्यूज क्वेश्चन हो, मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर चुकी हूँ। अब आप लोगों को एग्ज़ाम को लेकर के सीरियस हो जाना है, क्योंकि अब जो एग्ज़ाम्स होंगे ना आप लोगों के, वो बहुत जल्दी स्टार्ट हो रहे हैं। और जिसके भी फ़िज़िक्स के पेपर डेट बताइएगा, आप लोग कमेंट करके बताइएगा फ़िज़िक्स का पेपर आप लोग का कब से है। और अब मेरी वीडियो एक दिन में 2 से 3 वीडियो मिल जाएगी। एक 5 बजे आप लोगों को वीडियो मिल जाएगी, एक 7 बजे वीडियो मिल जाएगी और एक 7 से 8 बजे के बीच में मिल जाएगी, नहीं तो 5 से 6 बजे के बीच में वीडियो मिल जाएगी। इस टाइमिंग पे आप लोगों को वीडियो मिलना स्टार्ट हो जाएगी। और आप टेंशन बिल्कुल भी मत लीजिए कोर्स को। मैं चाहूँ तो एक दिन में पूरा का पूरा यूनिट के सारे क्लासेस भी प्रोवाइड कर सकती हूँ, लेकिन थोड़ा सा नेट का इशू हो जाता है, टेक्निकल इश्यूज़ हो जाते, इसीलिए नहीं प्रोवाइड कर पा रही हूँ। ठीक, तो आज स्टार्ट करते। क्लास नंबर 1 होगा और क्लास नंबर 2 ही आज आप लोगों को मिल जाएगा, तो दोनों क्लास को अटेंड कीजिएगा। अगर आप नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, तो मैं फिर भी कह रही हूँ, अगर आपके एग्ज़ाम क्लोज है, नोट्स नहीं बना रहे हैं ना, तो फिर भी नोट्स बनाइए, क्योंकि यही सारे नोट्स आपको एग्ज़ाम के एक दिन पहले ही बहुत ही ज़्यादा हेल्प होने वाले हैं। जब आपके पास कुछ पढ़ने को नहीं होगा, रिवाइज मतलब आप लोगों को लिखना नहीं पड़ेगा एग्ज़ाम के एक दिन पहले। ये रहेगा कि आप लोगों के बनी बनाई नोट्स है, बस उसको खोला, एक बार रिवाइज कर लिया, तो ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, आज का टॉपिक लेकर के आई हूँ जो कि शॉर्ट में पूछा जाता है। आप लोगों को इसमें स्टार्टिंग कर रही हूँ तो एकदम बेसिक से ही स्टार्ट करूँगी, सब कुछ बताऊँगी। और जो मैं आज का टॉपिक लेके आई हूँ, आज की जो क्लास लेकर के आई हूँ, इससे एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन शॉर्ट में ज़रूर पूछेगा। टॉपिक का नाम है सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स। फिर हम लोग इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सुपर पोजिशन भी पढ़ेंगे। फिर उसके बाद इंटेंसिटी निकालने को आती है, रिजल्टेंट इंटेंसिटी, जिसमें वाई की वैल्यूज़ वगैरह निकालते हैं, उसको भी एक ही वीडियो में देख लेंगे, ताकि अगर इससे न्यूमेरिकल बन जाए ना, तब भी आप लोग कर सकें। और सुपर पोजिशन ऑफ वेव्स के ऊपर एक शॉर्ट में क्वेश्चन बना भी हुआ है 2-3 साल पहले, तो मैं बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ आप लोगों का कोई भी क्वेश्चन मिस हो। ठीक, तो स्टार्ट करते हैं। आज क्लास नंबर 1 हो जाएगी और क्लास नंबर 2 को भी मैं प्रोवाइड कर दूंगी। अगर आप नए हैं तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और जो बच्चे मेरे से बहुत पहले से जुड़े हुए हैं, उन्हें बहुत अच्छे से पता हुआ है कि मैं जो आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करती हूँ, जो लिखवाती हूँ, जो इम्पोर्टेंट बताती हूँ, बस उसी के बेसिस पे ही आप लोगों के एग्ज़ाम में भी आएगा। ठीक, मैं तीनों सब्जेक्ट पढ़ाती हूँ, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स पढ़ाती हूँ। पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स मेरे चैनल पे मिल जाएगा। सबकी अलग अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देख लीजिएगा, बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स की प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। ठीक, नहीं तो यूट्यूब पे आप सर्च कर लीजिएगा बीएससी थर्ड सेमेस्टर फिजिक्स बाय योर बीएससी गाइड, या केमिस्ट्री सर्च करना है तो केमिस्ट्री, या बीएससी गाइड।
मैथ सर्च करना है तो मैथ सर्च कर सकते हैं, बस लास्ट में बाय योर बीएससी गाइड डाल दीजिएगा ना। इससे क्या होगा कि मेरे चैनल पे जितनी भी वीडियोस होंगी ना, सब कुछ आप लोगों के सामने आ जाएगी, आप वहाँ से जा करके भी देख सकते हैं। तो ये प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या होता है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स क्या होता है, जो मेन टॉपिक है वो है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, लेकिन उसको पढ़ने से पहले हमें सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स होता क्या है ये हमें पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों को लिखवाते हुए भी चलूँगी, प्रॉपरली नोट्स भी बना लीजिएगा और रिवाइज ज़रूर करिएगा एग्ज़ाम से पहले। बाकी मैं आप लोगों को एक वीडियो ऐसी दूंगी जिसमें मैं आप लोगों को बताऊंगी कि कैसे आप लोगों को प्रिपरेशन भी करनी है। बाकी इसके ऊपर मैंने एग्ज़ाम टिप्स और ट्रिक्स के में वीडियो डाल भी दी है, तो आप देख लीजिएगा। तो इसमें सबसे पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं समझाऊंगी। तो इसमें लिखेंगे व्हेन टू और मोर वेव्स ट्रेवल इन अ मीडियम simultaneously in any direction, it is observed that the net displacement of the waves at an, पहले डेफिनेशन लिख लीजिए, फिर मैं आप लोगों को अच्छे से डिटेल में समझा दूंगी। एट एन इंस्टेंट इज द algebraic sum due to each wave, and it is known as superposition of waves। देखिए सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की डिफिनीशन क्या है, व्हेन टू और मोर वेव्स, क्या वेव्स की बात हो रही है, ठीक, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं ना। मैंने आप लोगों को यूनिट नंबर 4 अभी नहीं पढ़ाया क्योंकि इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। तो अगर आपने यूनिट नंबर 4 कहीं और से भी पढ़ लिया हो तो आप लोगों को वेव्स के बारे में पता होगा। जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं वो ट्रैवल करती किसी मीडियम में, तो वही चीज़ कह रहा है जब 2 और 2 से अधिक वेव्स ट्रैवल इन अ मीडियम, किसी मीडियम में ट्रैवल करती है साइमल्टेनियसली, लगातार, जैसे 2 वेव्स हैं वो लगातार किसी भी मीडियम में ट्रैवल कर रही है, इन एनी डायरेक्शन, कोई भी उसकी डायरेक्शन हो सकती है। इट इज़ ऑब्जर्व दैट द, है ना, हाँ, दैट द नेट डिस्प्लेसमेंट ऑफ द वेव एट एनी इंस्टेंट। इसमें कह रहा है इट इज़ ऑब्जर्व, ये ऑब्जर्व किया गया कि जो उसका नेट डिस्प्लेसमेंट, मतलब जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है उस वेव का एट एनी इंस्टेंट पे, किसी एक पार्टिकुलर जगह पर, वो क्या है, एल्जेब्रिक सम है, मतलब सम कर दिया जाएगा ड्यू टू ईच वेव, जितनी भी वेव्स है उसका सम कर दिया जाएगा। एंड इट इज़ नोन एज सुपरपोजिशन ऑफ वेव, इसी को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के नाम से जानते हैं। तो बस इसकी डेफिनेशन इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बार पूछी भी गई है, तो मैंने आप लोगों को बता दिया। अब नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। इसको अच्छे से समझ लीजिएगा क्योंकि रिजल्टेंट इंटेंसिटी जब हम लोग निकालेंगे सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स की तो उसमें ये बहुत अच्छे से काम आने वाला है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। तो नेक्स्ट हेडिंग डाल लीजिएगा, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहता है कि जितनी भी हमारी वेव्स होगी, मान लो n नंबर ऑफ वेव्स है, ठीक, और मतलब बहुत सारी वेव्स है, ये भी वेव्स है, ये भी वेव्स है, ये भी वेव्स है, और एक डायरेक्शन में मूव कर रही है, और जब हम पूरा का पूरा टोटल सम निकालते हैं उसी को प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन कहते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखेंगे, फिर मैं आप लोगों को इसको समझाती हूँ। तो इसमें लिखेंगे व्हेन टू और मोर वेव्स pass through a medium affected by each other independently
at an instant the resultant displacement of the particle is the algebraic, जैसे मैंने आप लोगों को सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बताया ना, बस वही तरह के डिफिनीशन है, बस थोड़ा सा अलग है। अलजेब्रिक सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट ड्यू टू each wave and depends on the phase difference. This is known as principle of superposition, या तो इसे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। देखिए इसमें क्या कह रहा है, जब दो या दो से अधिक वेव्स पास थ्रू अ मीडियम, किसी एक मीडियम से पास करेंगी, अफेक्टेड बाय ईच अदर, जो एक दूसरे से अफेक्टेड होंगी, मतलब थोड़ा सा अटैच्ड होंगी, इंडिपेंडेंटली एट एनी इंस्टेंट। अगर किसी इंस्टेंट पे इंडिपेंडेंटली वेव्स को निकाला जाए तो जो रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट आता है, मतलब टोटल जो डिस्प्लेसमेंट आएगा ऑफ द पार्टिकल इज द, वो पार्टिकल का एल्जेब्रिक सम होगा डिस्प्लेसमेंट का ड्यू टू ईच वेव, हर एक वेव की वजह से, एंड ऑन द फेज डिफरेंस की भी वजह से। इसी को कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन या सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। मैं आप लोगों को और अच्छे से समझाती हूँ, आगे देखते हैं नेक्स्ट पेज में। यहाँ पर समझाती हूँ, देखिएगा। अगर हम मान लेते हैं बहुत सारी वेव्स हैं, तो लेट y1 y2 y3 ... yn है। क्या है? बी डिस्प्लेसमेंट ऑफ n वेव्स, मतलब n नंबर ऑफ वेव्स हैं जिसमें y1 y2 y3 से लेकर के yn तक ये डिस्प्लेसमेंट है। देन अकॉर्डिंग टू सुपरपोजिशन जो नेट डिस्प्लेसमेंट होगा, नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होता था? एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द वेव्स, मतलब y जो नेट डिस्प्लेसमेंट y से डिनोट करेंगे इज इक्वल टू y1 का सम, y2 का, y3 का, ऐसे ही yn तक का सम। यही हमारा सुपरपोजिशन ऑफ वेव कहलाता है। होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आया, वीडियो को रिपीट करके देख लीजिए। अब जो हम लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है रिजल्टेंट इंटेंसिटी। क्या? रिजल्टेंट इंटेंसिटी ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स। अगर हमारे पास दो वेव्स दिए हुई होगी तो उसकी क्या रिजल्टेंट इंटेंसिटी होगी सुपरपोजिशन ऑफ दो वेव्स की। तो सबसे पहले हम कुछ चीज़ों को कंसीडर करेंगे, फिर लिखेंगे। तो लिखेंगे लेट अस कंसीडर वी हैव टू वेव्स। हम मान लेते हैं कि हमारे पास दो वेव्स है और जिसका कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा विथ डिस्प्लेसमेंट y1 एंड y2 उसका डिस्प्लेसमेंट है, और मान लेते हैं उसका एम्पलीट्यूड है, देयर एम्पलीट्यूड्स आर a1 मान लेते हैं और दूसरे का एंड a2 रिस्पेक्टिवली। ठीक, देन इक्वेशन ऑफ वेव
इस जो इक्वेशन ऑफ वेव होगी, अगर हम पहली वेव की इक्वेशन देखें तो y1 इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी होती है ये वेव की इक्वेशन डिस्प्लेसमेंट और एम्पलीट्यूड के टर्म में। अगर हम दूसरी वेव की इक्वेशन देखें तो वो हो जाएगा a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई इसमें क्या होता है, फेज डिफरेंस ऐड हो जाएगा। और ये फेज डिफरेंस किसकी वजह से आ रहा है, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की वजह से आ रहा है। मैंने क्या बताया था प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनेशन, कि इसमें हर एक वेव का जो डिस्प्लेसमेंट होगा उसमें डिपेंड क्या करेगा, फेज डिफरेंस भी डिपेंड करेगा। तो इसीलिए जो सेकंड वेव में फेज डिफरेंस का डिफरेंस आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखना चाहे तो लिख लीजिएगा, वेयर फाई बी द phase difference by the principle of superposition। ठीक, और अगर हम इन दोनों को ऐड कर दे y मतलब पूरा का नेट जो डिस्प्लेसमेंट होता है, सुपरपोजिशन क्या कहता है, दोनों को सम कर देना। तो मतलब y1 प्लस y2 कर देते हैं। ठीक, तो y1 प्लस y2 यहाँ पर लिख लेते हैं, y1 वाली जगह पे y1 लिख लेते हैं और y2 की जगह पे y2 लिख लेते हैं और दोनों का सम कर देते हैं। तो नेट डिस्प्लेसमेंट क्या आ जाएगा, y1 क्या है a1 साइन ओमेगा टी है और a2 क्या है, अरे y2 क्या है a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई है। तो क्या हो जाएगा, ये a1 हो जाएगा साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो y इज इक्वल टू a1 साइन ओमेगा टी प्लस a2 साइन ओमेगा टी कॉस फाई। यहाँ पर देखिए क्या किया मैंने क्या किया, a2 साइन ओमेगा टी से इसका मल्टीप्लाई कर दिया और फिर हम जानते हैं कि जो साइन इसका करेंगे, साइन फाई जो आएगा, साइन का जो फेज डिफरेंस के टर्म में तो हम लोग इसका डिफ्रेंशिएशन करते थे, लेकिन डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन है तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस हो जाएगा और पाई के साथ मल्टीप्लाई हो गए तो कॉस फाई हो जाएगा। ठीक, और a2 का इसका करेंगे फिर से तो ये a2 हो जाएगा और ये यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर कॉस ओमेगा टी हो जाएगा। अब की बार इसका करेंगे तो ये हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस साइन फाई हो जाएगा, प्लस नहीं रहेगा, ओमेगा टी साइन फाई हो जाएगा। इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, फिर इसका इसके साथ मल्टीप्लाई। ठीक, तो ये क्या पूरा नेट निकल के आता है, ये आता है साइन ओमेगा टी को अगर हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं तो अंदर बचेगा a1 प्लस a2 कॉस फाई बचेगा। अगर हम a2 को एज इट इज़ ले लेते हैं और क्या बचेगा इसमें से, साइन फाई कॉस ओमेगा टी। देखिए यहाँ से क्या किया हमने, a1 साइन ओमेगा टी था और यहाँ पर a2 कॉस ओमेगा टी साइन फाई था। तो मैंने इसमें से साइन ओमेगा टी को इसमें से कॉमन ले लीजिए, इसमें से कॉमन ले लिया तो साइन ओमेगा टी को कॉमन ले लिया तो क्या बचा, a1 बचा और इधर से a2 बचा, कॉस फाई बचा। और ये वाली टर्म को a2 साइन फाई को पहले ले लिया, कॉस ओमेगा टी को बाद में रख दिया। ठीक, तो ये हमारा क्या बन गया, इसको इक्वेशन नंबर 3 मान लेते हैं। इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब हमने क्या देखा था कि जो ये एंगल है a1 प्लस a2 कॉस फाई को हम लोग मान लेते हैं एंगल के टर्म में। तो एंगल के टर्म में क्या मानेंगे, तो लिखेंगे लेट a1 प्लस a2 कॉस फाई इज इक्वल टू a कॉस थीटा ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 4 मान लेते हैं। एंड उधर वाला जो एंगल था a2 साइन फाई इज इक्वल टू a साइन थीटा ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 5 ले लेते हैं। मैंने क्या किया, a1 प्लस a2 कॉस फाई को a कॉस थीटा ले लिया और a2 साइन फाई को हमने a साइन थीटा ले लिया। ठीक, तो हम फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देते हैं, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 3 में पुट कर देंगे तो y इज इक्वल टू साइन ओमेगा टी a कॉस थीटा प्लस a साइन थीटा कॉस ओमेगा टी आ जाएगा। तो y की वैल्यू उसको सॉल्व करेंगे तो a को कॉमन ले लेते हैं, साइन को कॉमन ले लेते हैं तो ओमेगा टी प्लस फाई आ जाएगा। ठीक, तो जहाँ पर वेयर a इज इक्वल टू ए बी द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, a क्या है, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। ठीक,
ये इक्वेशन बन गई। अब देखिए ये जो इक्वेशन नंबर 4 है और इक्वेशन नंबर 5 है, अगर हम दोनों का स्क्वायर करके दोनों को ऐड कर दें तो एम्पलीट्यूड की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। फिर जब एम्पलीट्यूड की वैल्यू निकल जाएगी तो हम इंटेंसिटी की भी वैल्यू निकाल सकते हैं। तो ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसको याद रखिएगा। ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट वाला इक्वेशन है, ठीक। इससे हम लोग डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे जब दो वेव्स दी गई होगी। फिर उसके बाद जब दो वेव्स का एम्पलीट्यूड निकालेंगे और इंटेंसिटी निकालेंगे। तो इक्वेशन नंबर 4 का हम स्क्वायर कर देते हैं और इक्वेशन नंबर 5 का भी स्क्वायर कर देते हैं और दोनों को प्लस कर देते हैं। तो ये हो जाएगा a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर प्लस a2 साइन फाई का होल स्क्वायर। ये क्या आ जाएगा, राइट हैंड साइड पे क्या है, a2 कॉस ओमेगा थीटा प्लस a2 साइन ओमेगा थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड वाले को लेफ्ट हैंड साइड का स्क्वायर कर लिया और राइट हैंड साइड वाला राइट हैंड साइड में स्क्वायर कर दिया। तो हमारा निकल के आएगा a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई और क्या आएगा प्लस a2 का स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई और इज इक्वल टू a2 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर कितना है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, ठीक। और अगर हम यहाँ से a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर को कॉमन ले लेते हैं तो ये बचेगा कॉस स्क्वायर फाई प्लस साइन स्क्वायर फाई आ जाएगा। देखिए मैं आप लोगों को एक बार फिर बता देती हूँ। ये जो a1 का स्क्वायर था एज इट इज़ लिख दिया। फिर ये जो a2 स्क्वायर कॉस थीटा था और a2 स्क्वायर साइन थीटा था, a2 स्क्वायर को कॉमन ले लिया तो कॉस स्क्वायर फाइव प्लस फाइव था ना, कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव आ गया। फिर उसके बाद प्लस में बचेगा 2a1 a2 कॉस फाइव हो जाएगा और राइट हैंड साइड पे a स्क्वायर बचेगा क्योंकि कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, ठीक। और यहाँ पर भी कॉस स्क्वायर फाइव प्लस साइन स्क्वायर फाइव 1 हो जाएगा। तो ए स्क्वायर की क्या वैल्यू आ जाएगा, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव हो जाएगा। मतलब ये हमारा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर इतना आ गया। और हम लोग जानते हैं सिंस वी नो डैट जो इंटेंसिटी होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है। तो मतलब इंटेंसिटी हमारे पास क्या आ गई, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाइव आ गया। हमारे पास एम्पलीट्यूड भी आ गया। और जब हमें अगर स्क्वायर हटाना होगा तो अंडर रूट कर देंगे और इंटेंसिटी भी आ गई। अब हम देखेंगे इंटेंसिटी हमारे वेव की मैक्सिमम कहाँ पर होगी। जैसे ये वेव्स है तो ये मैक्सिमम कहाँ पर होगी, मिनिमम कहाँ पर होगी, ये इंटेंसिटी देखते हैं, ठीक। तो नेक्स्ट पेज में देखते हैं, अच्छे से देखिएगा। तो यहाँ पर लिखिएगा फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी और इंटेंसिटी का फॉर्मूला अभी हमने पढ़ा a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 कॉस फाई होता है। तो ये जब इंटेंसिटी मैक्सिमम और मिनिमम फाई की वैल्यू पे डिपेंड करेगा। मैक्सिमम इंटेंसिटी कब होगी, जब हमारा कॉस फाई इज इक्वल टू 1 हो जाएगा। जब कॉस फाई की वैल्यू 1 हो जाएगी तो इंटेंसिटी हमारी मैक्सिमम हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर प्लस 2a1 a2 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं आई मैक्स इज इक्वल टू a1 प्लस a2 का होल स्क्वायर, ठीक। और अब हम लोग मिनिमम देखेंगे तो मिनिमम कब होगी, तो लिखेंगे फॉर मिनिमम इंटेंसिटी। मिनिमम इंटेंसिटी कब होती है, जब हमारी जो कॉस फाई की वैल्यू हो बहुत कम हो। जब हमारी कॉस फाई की वैल्यू -1 आ जाए तो इंटेंसिटी जो हमारी हो जाएगी वो मिनिमम हो जाएगी। वो कितनी हो जाएगी, a1 का स्क्वायर a2 का स्क्वायर और यहाँ पर कॉस फाई की जगह -1 तो ये हो जाएगा -2a1 a2 हो जाएगा। तो आई मिनिमम कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर। होप आप लोगों को ये इंटेंसिटी वाला अच्छे समझ में आ गया होगा, जिसमें मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड, इंटेंसिटी, मैक्सिमम इंटेंसिटी, मिनिमम इंटेंसिटी पूरा क्लियर करा दिया है। एक बार फिर मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ क्या क्या आज हम लोगों ने पढ़ा। सबसे पहले सुपरपोजिशन ऑफ वेव को पढ़ लीजिएगा। इसमें का शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आया है। फिर प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन की डेफिनीशन काफ़ी बार पूछी गई है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट निकालना आना चाहिए सुपरपोजिशन से, जिसमें मैंने आप लोगों को डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालता है इसका पूरा का पूरा प्रूफ भी बता दिया है। फिर उसके बाद डिस्प्लेसमेंट की हेल्प से मैंने एम्पलीट्यूड निकालना भी आप लोगों को सिखा दिया है। फिर जो इंटेंसिटी होती
होती है वो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होती है, तो जितना हमारा एम्पलीट्यूड का स्क्वायर होगा वो उतनी ही इंटेंसिटी होगी। ठीक, और इंटेंसिटी हम दो कंडीशन पे देख सकते हैं, एक मैक्सिमम होती है, एक मिनिमम होती है। जब cos फाई की वैल्यू 1 होगी तो हमारी मैक्सिमम इंटेंसिटी होगी, जब मिनिमम कब होगी, जब cos फाई की वैल्यू -1 होगी। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम इंटरफेरेंस ऑफ लाइट पढ़ेंगे और कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट पढ़ेंगे और कुछ भी और भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ेंगे जो आप लोगों के शॉर्ट में लॉन्ग में क्वेश्चन बने हुए हैं, जो कि कोहेरेंट सोर्स ऑफ लाइट है ना, इससे लॉन्ग में क्वेश्चन बना हुआ है। ठीक, तो मैं आप लोगों को बताऊंगी। तब तक के लिए कोई भी बच्चा नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे चैनल पे आप लोगों को पूरा का पूरा कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा और बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और मेरी हर वीडियो शाम को 5 बजे मिल जाएगी, आप लोगों को 7 बजे मिल जाएगी। तो आप नोटिफिकेशन बेल ऑल पे सिलेक्ट किए रहेंगे ना तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगी। वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कीजिएगा, एटलीस्ट 3 to 4 पीपल तक शेयर कीजिएगा। गुड बाय एंड स्टे सेफ।